जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि सब लोग सकुशल मंगल होंगे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे होंगे। आज हम लोग जून 2024 में 4/9/2024 में पूछे गए प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। आप सभी को पता होगा कि परीक्षा जो स्थगित हो गया था, पुनः बाद में उसे परीक्षा लिया गया था। वो किस दिनांक को लिया गया था? 4/9/2024 को। तो आप लोग उस तिथि को याद रखिएगा। और हम लोग आज लगभग सभी प्रश्नों को अच्छे से देखेंगे। परीक्षा से पहले आप लोग पूरे पीवाईक्यू को अच्छे से देख के जाइएगा। चलिए, अब हम लोग परीक्षा समय को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित आत्मकथाओं को प्रकाशन वर्ष के आधार पर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ देखिए बहुत सारे आत्मकथाएं दिया हुआ है, उसमें आपको बढ़ते क्रम में आपको सजाना है। फटाफट इसका सब लोग जवाब दें। प्रश्न अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो थोड़ा वीडियो को पॉज करिएगा, फिर प्रश्नों को पढ़िएगा। आप पढ़ने के बाद धैर्य पूर्वक इसका जवाब दीजिएगा। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब आपका ए है। इसका सही जवाब क्या? ए। ई, सी, ए, बी और डी। देखिए, राहुल संकृत्यायन की जो रचना है मेरी जीवन यात्रा, उसका प्रकाशन कब हुआ था? 1946 में। राहुल संकृत्यायन का मेरी जीवन यात्रा 1946 में। राजेंद्र प्रसाद कृत आत्मकथा, राजेंद्र प्रसाद का आत्मकथा कब हुआ था? 1947 में। बाबू श्याम सुंदर दास कृत मेरी आत्मकहानी, बाबू श्याम सुंदर दास कृत मेरी आत्मकहानी 1941 में। सेठ गोविंद दास का कब हुआ था? तो सेठ गोविंद दास का आत्मनिरीक्षण आत्मनिरीक्षण 1958 को। अब बनारसी दास जैन कृत अर्ध कथानक, बनारसी दास जैन कृत अर्ध कथानक कब आया था? 1641 में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना। एक तरफ आपको कथन दिया हुआ है, दूसरा तरफ उसके पात्र दिए हुए हैं। आपको कभी कभी कथन दे देंगे और इधर पात्र के नाम दे देंगे, और आपको बताना इधर उपन्यासों के भी नाम दे देंगे। कुछ भी हो सकता है, तो आप लोग उसको याद रखिएगा। कभी कभी बहुत सारे प्रश्न ऐसे पूछते हैं, जैसे पात्रों का नाम दे दिया, विलोम, चाणक्य, दुर्जन सिंह और चंद्रगुप्त, कह देगा इनको क्रम में समझ आइए। तो आपको पता होना चाहिए विलोम आषाढ़ के एक दिन के पात्र हैं, चाणक्य चंद्रगुप्त नाटक के पात्र हैं, दुर्जन सिंह बकरी नाटक के पात्र हैं, और चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त देखिए दो नाटकों के पात्र, एक चंद्रगुप्त स्वयं नाटक के पात्र हो सकते हैं और एक ध्रुव स्वामी नाटक के भी पात्र हो सकते हैं। तो इन सब चीजों का थोड़ा ध्यान में रखिएगा। इनका कथन आपको सब बताना है। पहला कथन क्या है? आप लोग समझदार हैं, गांधी जी और उनकी बकरी की महिमा जानते हैं। कौन कहता? आप लोग समझदार हैं और उनकी बकरी की महिमा जानते हैं। यह बात कौन, बकरी नाटक में कौन कहता? यह कथन है दुर्जन सिंह का। मैं उसे मांगता नहीं और क्षमा देने का अधिकारी भी तुम्हारा नहीं है। मैं उसे मांगता नहीं और क्षमा देने का अधिकार भी तुम्हारा नहीं है। यह कथन किनका है? यह कथन चंद्रगुप्त का है। यह कथन किनका? चंद्रगुप्त का। महत्वाकांक्षा की मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है। यह कथन कौन आपका? चाणक्य कहता है। मैं इस समय अपना तुम्हारे पास होना बहुत आवश्यक समझता हूँ। क्या कह रहे हैं? कि मैं इस समय अपना तुम्हारे पास होना बहुत आवश्यक समझता हूँ। यह बात कौन कह रहा है? यह बात विलोम कह रहा है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना संस्मरण है? आपको इसमें से बताना कौन कौन सी रचना जो है आपका इसमें संस्मरण है। ऑप्शन नंबर इसमें संस्मरण कौन? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका संस्मरण है। कौन कौन? ए, सी, ई। ए, सॉरी माफी चाहेंगे, इसका ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए नहीं, ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही जवाब है। ए, बी, ई। ए, बी और
ई। बापू, बापू कब का है? बापू आपका घनश्याम दास बिड़ला का है। घनश्याम दास बिड़ला बापू 1940 है। राधिका रमन प्रसाद सिंह का टूटता तारा, राधिका रमन प्रसाद सिंह का टूटता तारा 1940। और सत्य जीवन वर्मा का एल्बम है, सत्य जीवन वर्मा का एल्बम है 1949। यह आपका सी ऑप्शन नंबर सही जवाब है। मनुष्य का मन है भेया, मनुष्य का मन है भेया, जब कभी भटक जाता है तो रो पड़ता है। यह वाक्य किस उपन्यास का है? मनुष्य का मन है भेया, जब कभी भटक जाता है तो रो पड़ता है। यह वाक्य किस उपन्यास का है? किसका है? तो मानस का हंस का है। मानस का हंस का प्रकाशन कब हुआ था? 1927 में। 1927 मानस का हंस का प्रकाशन हुआ था। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक अमृतलाल नागर है। इसके लेखक कौन है? अमृतलाल नागर है। राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा केवल रईसों और अमीरों की भाषा नहीं हो सकती, उसे किसानों और मजदूरों की भी भाषा बनना पड़ेगा। कहानी के संदर्भ में यह कथन किसका है? क्या कहा जा रहा है कि राष्ट्रभाषा केवल रईसों और अमीरों की भाषा नहीं हो सकती, उसे किसानों और मजदूरों की भाषा बनना पड़ेगा। कहानी के संदर्भ में यह कथन किसका है? किनका है? तो यह कथन प्रेमचंद का है। किनका? यह कथन प्रेमचंद का। कहानी के संदर्भ में प्रेमचंद का एक महत्वपूर्ण कथन है, वो आप ध्यान में याद रखिएगा कि सबसे उत्तम कहानी वही होती है, सबसे उत्तम कहानी वही होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर होता है। जिसका आधार क्या? किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर होती है, सत्य पर होता है। निम्नलिखित में से संकेतार्थक, निम्नलिखित में से संकेतार्थक वाक्य का उदाहरण है। क्या इसमें कौन सा ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है? यदि वह परिश्रम करता तो सफल अवश्य होता। यह क्या संकेतार्थक वाक्य है? छायावाद विलायती अभिव्यंजनावाद, छायावाद विलायती अभिव्यंजनावाद का नया संस्करण, यह उक्ति किसकी है? छायावाद विलायती अभिव्यंजनवाद का नया संस्करण है। यह कथन किसका है? या तो फिर यह उक्ति या वाक्य किसका, यह आपको बताना है। यह किनका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। यह कथन किनका? आचार्य राम शुक्ल का है। छायावाद के संदर्भ में दो तीन वाक्य को आप जरूर याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। पहला है आपका स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। यह किनका है? तो यह डॉक्टर नगेंद्र का कथन है। मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्ति सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान छायावाद है। यह कौन कहता है? यह नंदुलारी वाजपेयी कहता है। छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच, छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। यह कौन कहता है? यह महादेवी वर्मा कहता है। छायावाद मूलतः शक्ति का काव्य है। छायावाद मूलतः शक्ति का काव्य। यह कौन? रामस्वरूप चतुर्वेदी का कथन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अंधेर नगरी नाटक के संदर्भ में असत्य है? यह आपको बताना है कि कौन सा इसमें कथन जो है अंधेर नगरी नाटक के संदर्भ में असत्य है। चलिए, इसका 8 का सही जवाब क्या? 8 का सही जवाब आपका ए है। 8 का सही जवाब क्या? ए। बी सी ई, बी सी और ई गलत है।
यह नाटक 1881 में लिखा गया था और काशी के दशाश्वमेध घाट पर उसी दिन अभिनीत किया गया था। यह कथन बिल्कुल सही है कि यह नाटक कब लिखा गया था, 1881 में लिखा गया था। और यह कब, काशी के दशाश्वमेध में घाट पर उसी दिन अभिनीत भी हुआ था। यह नाटक में कुल 5 दृश्य नहीं, यह नाटक में कुल 6 दृश्य हैं। द्वितीय स्थान का नाम जंगल नहीं है, बल्कि द्वितीय स्थान का नाम बाजार है। द्वितीय स्थान का नाम क्या है, बाजार है। तीसरे दृश्य में ज्ञान और अज्ञान की टकराहट दिखाई पड़ती है, बिल्कुल। और पांचवें ई में क्या है कि 5वें अंक में गोवर्धन दास राग काफी में गाते हैं। 5वें अंक में क्या होता है, वह राग काफी गाते हैं। राग काफी में क्या कहते हैं, साचे कहे तो पन ही खावे, साचे कहे तो पन ही खावे, झूठ बहु विधि बदबी पावे, झूठ बहु विधि बदबी पावे। यह चौथा अंक में नहीं, या 5वां अंक में वह गाता। किस अंक में, 5वें में। राग काफी, इसको हम क्या कहते हैं, राग काफी, याद रखिएगा। राग काफी वह गाता, राग काफी वह गाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा घटना गोदान उपन्यास से संबंधित है। आपको इसमें बताना कौन सा घटना गोदान उपन्यास से संबंधित है। मैं तो सोनारी वालों से कह दूंगी, अगर तुमने एक पैसा भी दहेज में लिया, मैं तो तुमसे विवाह न करूंगी, मैं तो तुमसे विवाह न करूंगी। यह गोदान का ही कथन है। यह किनका है, यह गोदान का ही कथन है। या तो है, मैं तो सोनारी वालों से कह दूंगी, अगर तुमने एक पैसे, यह बात कौन कहती है, उसकी बेटी कहती है शायद, रूपा, या तो फिर दोनों में से कोई एक बहन कहती है कि मैं सोनारी वालों से कह दूंगी। उसके भाभी के मजाक करने पे वो कहती है, अगर तुमने एक पैसे भी दहेज लिया तो मैं तुमसे विवाह न करूंगी। दूसरा, कैसी चाकरी और किसकी चाकरी, यहाँ तो कोई किसी चाकर नहीं है, सभी बराबर है। यह बात भी कहा, गोदान में कहता है कैसी चाकरी और किसकी चाकरी, यहाँ तो कोई किसी चाकर नहीं है, सभी बराबर हैं। देखो, दबे पांव उठे और बच्चे के पास जाकर एक बार उसे देखा, पत्नी को अपना ओढ़ा हुआ दुशाला उठाया। यह गोदान का कथन नहीं है। मन के रंगीन आकाश में स्वच्छंद उड़ान भरते हुए नवयुवक की आंखों में आग सा अंधेरा छा गया। यह भी गोदान का कथन नहीं है। लजाते क्यों हो, गोद में ले लो, प्यार करो। जब कौन, दाता दिन आता है अपने बच्चों से मिलने के लिए, तब कहता है लजाते क्यों हो, गोद में ले लो, प्यार करो, कैसा काट का कलेजा है तुम्हारा। यह दाता दिन का बेटा माता दिन जो रहता है, वह जब जाता अपने बेटे को देखने, उस समय का यह बात कहता है। तो ए बी ई किसमें, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। निम्नलिखित में से असत्य कथन या कथनों की पहचान कीजिए। इसमें से जो असत्य कथन है उसकी आपको पहचान करना है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही जवाब है। ए और ई क्या असत्य कथन है। बाकी अरस्तु त्रासदी के लिए दुखांत होना अनिवार्य मानते हैं, नहीं, ये तो गलत बात है। अरस्तु कभी नहीं त्रासदी को दुखांत होना मानते हैं। त्रासदी हुआ मतलब हमारे अंदर उद्वेग होता है, वह तो फिर वह प्रज्वलित होता है, फिर विस्फोट होकर हमारे शरीर से निकल जाता है, उद्वेग से निकल जाता है वो बाहर, तो वह हमारे यहाँ दुखांत होना अनिवार्य नहीं है, तो गलत बात है। इसलिए अरस्तु यह बात नहीं कहता, इसलिए असत्य है। अरस्तु ने केवल गंभीर कार्य की अनुकृति को त्रासदी माना। बिल्कुल, अरस्तु ने केवल गंभीर कार्य की अनुकृति को त्रासदी का विषय माना। अरस्तु का विचार है कि त्रासदी का कार्य अपने आप में पूर्ण होना चाहिए। अरस्तु का विचार है कि त्रासदी का कार्य आप में, देखिए कोई भी चीज बहुत ज्यादा जब तक नहीं हुआ तब तो वो निकलेगा नहीं, इसलिए बहुत ज्यादा होना बहुत जरूरी है। कथा वस्तु से अरस्तु का तात्पर्य है घटनाओं के विन्यास से, यह कथा वस्तु को त्रासदी का आत्मा मानता। बिल्कुल, यह भी सही है, यानी कि आपका बी, सी और डी बिल्कुल सही है। अरस्तु का मानना कि बिना चरित्र चित्रण के त्रासदी संभव नहीं है, नहीं, ये तो फिर गलत नहीं है। चरित्र चित्रण के बिना चरित्र चित्रण के भी संभव है, क्योंकि कार्य व्यापार की अवहेलना की सजा
की जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर ए और ई आपका गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। कल्पना सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य हैं? कल्पना सिद्धांत के संबंध में आपको बताना। कल्पना सिद्धांत कॉलरिज के द्वारा दिया गया है। कॉलरिज के द्वारा कॉलरिज के द्वारा दिया गया कल्पना सिद्धांत जो है वह दो प्रकार का होता है, एक मुख्य कल्पना, एक गौण कल्पना। ठीक है, तो इसका सही जवाब 11 का सही जवाब क्या है? 11 का सही जवाब आपका बी है। इसमें आपको कौन सा कथन असत्य है? तो यानी सी और डी, सी और डी क्या असत्य है, बाकी सब सत्य है। कॉलेज ने कल्पना पर तर्क ढंग पर विचार किया और कहा कि बेशक दिव्य शक्ति हो सकती है किंतु रहस्यमय नहीं। क्या कहता है? कॉलेज ने कल्पना के तर्क संगत ढंग से विचार किया है और कहा कि बेशक दिव्य शक्ति हो सकती है किंतु रहस्यमय नहीं। कॉलरिज ने कल्पना के प्रारंभिक और विशिष्ट दो भेद माने। बिल्कुल, कॉलरिज ने कल्पना के प्रारंभिक और विशिष्ट दो भेद माने, जिसको मुख्य या गौण कल्पना कहते हैं। कॉलरिज ने गौण या विधायक कल्पना को मुख्य कल्पना की प्रतिध्वनि माना। बिल्कुल, उनका जो है गौण कल्पना या विधायक कल्पना को मुख्य कल्पना का प्रतिध्वनि माना है। यानी कि ए, बी और ई आपका सही है, यानी सी और डी आपका गलत। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। नागमती वियोग खंड की निम्नलिखित पंक्तियों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। नागमती वियोग खंड का जो इनमें है आपका पद्मावत का 1540 ईस्वी के आसपास प्रकाशित हुआ था। मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा लिखा गया था, जो जैसी प्रदेश में रहते थे। तो इनका सही जवाब क्या है? इनका सही जवाब आपका बी नंबर है। सही जवाब का क्या? बी नंबर, बी, बी, ए, डी, ई और सी। झूरी झूरी पिंजर हो भाई, झूरी झूरी पिंजर हो भाई, बिरह काल मोहि दिन्हा, जिन्हा घर कांत ते सुखी, तिन्हा गोरे ओ गर्व, पीयू से कहूँ संदेश संदेश डा, हे भोरे हे काग, यह तंजारो जार के कहे कि पावन उड़ाओ। और अंतिम पंक्ति क्या है? जिन घर कांत ते सुखी, तिन्हा गोरो गारो ओ गर्व। यह आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। साकेत नवम सर्ग की निम्नलिखित पंक्तियों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। साकेत का जो है वो आपको पहले से नवम सर्ग का आपको पहले से बाद के क्रम में आपको लगाना है। साकेत 1931 में, साकेत का प्रकाशन कब हुआ था? 1931 में। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक मैथिली शरण गुप्त हैं। इसके लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं। तो इनका सही जवाब क्या? फटाफट सभी लोग कमेंट करें। ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। क्या कहती है? पहला है, करुणा क्यों रोती है? उत्तर में, और अधिक तू रोई। उत्तर में, मैं और अधिक रोई और अधिक तू रोई। दूसरा है, मानस मंदिर में सती पति की प्रतिमा था। मानस मंदिर में सती पति की प्रतिमा था। वेदना तू वेदना तू भी भली बनी। सखी पंगत भी जलता है, हाँ दीपक भी जलता है। नीरख सखी एक खंजन आए। आपका ऑप्शन नंबर ए का सही जवाब है। निम्नलिखित काव्यशास्त्रीय आचार्यों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ये काव्यशास्त्रीय आचार्य जो भी हैं, उनको क्रम में आपको सजाना है।
14 का सही जवाब क्या है? 14 का सही जवाब का बी है। BADCE। रुद्र भट्ट। रुद्र भट्ट कब का है? तो 10वीं शताब्दी का है। जबकि रुद्रट कब का? रुद्रट 9वीं शताब्दी का। अभिनव गुप्त 10वीं और 11वीं शताब्दी के बीच का। अभिनव गुप्त 10वीं और 11वीं शताब्दी के बीच का है। भट्टोत 10वीं शताब्दी का। और धनिक जो है, धनिक कब का? धनिक 11वीं शती का है। चीफ की दावत कहानी से उद्धृत कौन सा कथन सामनाथ का नहीं है? चीफ की दावत कहानी से उद्धृत कौन सा कथन सामनाथ का नहीं है, यह आपको बताना है। देखिएगा यहाँ पूछा सामनाथ का नहीं है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिए, ये मत देख लीजिएगा सामनाथ का है। अब आपको पता चल जाएगा सामनाथ का कौन कौन सा है, तो आप यह बता देंगे कि कौन कौन सा सामनाथ का नहीं है। मुझे गांव के लोग बहुत पसंद हैं। तब तो तुम्हारे माँ गांव के गीत और नाच जानती होगी। यह बात चीफ कहता है, जो चीफ उसके यहाँ आता है। यह सामनाथ का कथन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए भी आपका सही जवाब हो जाएगा। मैं नहीं चाहता था कि उस बुढ़िया का आना जाना यहाँ फिर से शुरू हो, पहले ही बड़ी मुश्किल से बंद किया है। यह कथन किनका? यह कथन सामनाथ का। यह कथन किनका? उनकी बोलता है सहेली के यहाँ भेज दो, तब वो कहता है कि उस बुढ़िया का यहाँ आना जाना बहुत मुश्किल से बंद हुआ, मैं नहीं चाहता फिर पुनः शुरू हो। यह फटी हुई है साहब, मैं आपको नया बनवा दूंगा। जब वह चिफ जाती है तो फुलकारी देखता माँ के हाथ का, तो वही कहता है यह फट गया है, मैं आपको पुनः नया बनवा दूंगा। तो यह भी सामनाथ का कथन है। वाह, तुम माँ और बेटे की बातों में क्या बुरी बनूं, तुम जानो और वह जाने। यह बात सामनाथ की पत्नी कहती है। यह बात कौन कहती है? सामनाथ की पत्नी कहती है। तिनक कर बोले, यह कौन सा राग छेड़ दिया माँ, सीधा कह दो नहीं है जेवर बस। मतलब क्या कहता है कि मतलब कोई जेवर वेवर पहन लो। तो उसी बात पे वह कहता मेरे पास बेटा कोई जेवर नहीं है, मैंने जितना भी जेवर था सब तुम्हें पढ़ाने में जेवर को गिरवी रख दिया, अर्थात बेच दिया। तो उसी में तिनक्कर सामनाथ कहता है कि यह कौन सा राग छेड़ दिया माँ, सीधा कह दो नहीं है जेवर बस। यानी कि ऑप्शन नंबर ए और डी। ए डी कहाँ आपका? डी। ऑप्शन नंबर सी आपका इसका सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना ईश्वर दास की नहीं है? आपको इसमें बताना कौन सी रचना ईश्वर दास की नहीं है। ईश्वर दास की एक बहुत महत्वपूर्ण एक रचना है जिसे आप सभी को याद रखना चाहिए, सत्यवती कथा। सत्यवती कथा को आप लोग जरूर याद रखिएगा, वो ईश्वर दास की महत्वपूर्ण रचना, शायद उसे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति काल का प्रथम रचना भी माना। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। 16 का सही जवाब क्या? और 16 का सही जवाब आपका डी है। रामायण कथा जो है वो ईश्वर दास का नहीं है। यह विष्णु दास का। यह किनका है? रामायण कथा किनका है? विष्णु दास का है। रामायण कथा विष्णु दास का है। कहानीकार और कहानी का आपको मिलान करना है, इसमें कहानीकार और कहानी का मिलान करना है। एक तरफ पुरोहित का आत्मत्याग, दामोदर राव की आत्मकहानी, विदीर्ण हृदय, चंद्रहास का अद्भुत आख्यान। आपको एक तरफ कहानी, दूसरे तरफ कहानीकार दिए हुए हैं, इसका आपको मिलान करना है। 17 का सही जवाब क्या है? 17 का सही जवाब आपका डी है। 17 का सही जवाब क्या है आपका? 17 का सही जवाब आपका डी है, इस बात को याद रखिएगा। पहला नंबर क्या है? पुरोहित का आत्मत्याग। पुरोहित का आत्मत्याग यह किनका है? माधव प्रसाद मिश्र का। पुरोहित का आत्मत्याग किनका? माधव प्रसाद मिश्र का है। दामोदर राव की आत्मकहानी, कार्तिक प्रसाद खत्री। दामोदर राव की आत्मकहानी किनका? कार्तिक प्रसाद खत्री। विदीर्ण हृदय किनका है? तो विशंभर नाथ जिज्जा। विशंभर नाथ जिज्जा का क्या है? विदीर्ण हृदय। और सूर्य नारायण दीक्षित का क्या है? चंद्रहास का अद्भुत आख्यान। चंद्रहास का अद्भुत आख्यान। विश्वंभर नाथ जिज्जा का क्या है? विदीर्ण हृदय। सूर्य नारायण दीक्षित का क्या है? सूर्य नारायण दीक्षित का है चंद्रहास का अद्भुत आख्यान। माधव प्रसाद मिश्र का क्या है? पुरोहित का आत्मत्याग। पुरोहित का आत्मत्याग। कार्तिक प्रसाद खत्री का क्या है? दामोदर राव की आत्मकहानी। दामोदर राव की आत्मकहानी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है।
आई.एस. रिचर्ड की पुस्तकों को प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। आई.एस. रिचर्ड को आपको बताना है कि पहले से बाद के क्रम में लगाना है। ऑप्शन नंबर आपको आई.एस. रिचर्ड की पुस्तकों को प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले के बाद के क्रम में लगाइए। तो कौन इसका सही जवाब है? आपका ऑप्शन नंबर सी, DEC BA, DEC BA। आपका सब द फिलोसफी ऑफ रेटारिक, द फिलोसफी ऑफ रेटारिक 1936, साइंस एंड पोइट्री 1926, साइंस एंड पोइट्री 1926, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म 1929, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म 1929, द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स, द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक 1922, द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म 1924। निम्नलिखित में से किस उपन्यास में अपने लिए सज्जनों का कृपाभिलाषी संबोधन का प्रयोग लेखक द्वारा भूमिका में किया गया? निम्नलिखित में से कुछ उपन्यास में अपने लिए सज्जनों का कृपाभिलाषी संबोधन का प्रयोग प्रयोग लेखक द्वारा भूमिका में किया गया है? किसमें किया गया, आपको वह जवाब देना है। किसमें किया गया है? तो परीक्षा गुरु में किया गया। ऑप्शन नंबर आपका डी सही जवाब। परीक्षा गुरु का प्रकाशन कब हुआ था? 1882 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा हिंदी का पहला उपन्यास माना गया है, और अंग्रेजी ढंग में लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास भी इसे माना गया है। लाला श्रीनिवास दास के द्वारा इसका रचा गया था। आंख नाक कान आदि को लेकर निबंध लिखने वाले निबंधकार का नाम आपको बताना है। कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट। आंख नाक कान पर निबंध लिखने वाले निबंधकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट है। बालकृष्ण भट्ट को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्टील कहा है। अब तो जाड़े में यह आम खूब फलेगा, चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना, जितना बड़ा तेरा भतीजा उतना ही यह आम। यह कथन किस कहानी से लिया गया है? किस कहानी से? तो उसने कहा था, कहानी से लिया गया। उसने कहा था कहानी किनके द्वारा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया, जिसका प्रकाशन 1915 ईस्वी में हुआ था। आपको एक तरफ का लक्षण दिए हुए हैं, दूसरे तरफ आचार्य दिए हुए हैं। आपको दोनों का मिलान करना है। एक तरफ लक्षण, एक तरफ आचार्य दिए हुए हैं। बाईस का सही जवाब क्या है? बाईस का सही जवाब ए है। बाईस का सही जवाब क्या है? ए है। एक का ए, दोषः विपत्ति है तत्र गुणः संपत्ति है तथा। यह किनका कथन है? यह दंडी का है। दूसरा है गुण विपर्यात्मनो दोषः। यह किनका है? तो यह वामन का है। यह किनका है? तो यह वामन का। मुख्यार्थ मुख्यार्थ अतिदोषः, दोषार्थ दोषा मुख्यार्थ हति दोषः रस्य च मुख्यः इति रपकर्षः। यह किनका है? तो यह जो आपका शी का दो है। यह किनका? मम्मट का है। यह किनका? मम्मट का है। दोषः दोषः सर्वात्मा, दोषः सर्वात्मना त्याज्यो रस
हानि करो ही सह, यह किनका है? केशव मिश्र का है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। पत्रिका और उनके संपादक का मिलान करना है। पत्रिका और उनके संपादक का मिलान करना है। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब आपका डी है। आनंद कादम्बनी किनका है? आनंद कादम्बनी किनका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आनंद कादम्बनी किनका? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। विचार किनका है? तो आनंद आनंद कादम्बनी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। सुदर्शन देवकी नंदन खत्री का। सुदर्शन देवकी नंदन खत्री का है। विचार किनका है? तो भागवती चरण वर्मा का है और चंद्रधर शर्मा गुरुजी का समालोचना। आदम कादम्बनी तो इनका नहीं होना चाहिए ना। एक सेकंड, थोड़ा गूगल कर लेते हैं। हमको प्रेमघन का आदम कादम्बनी क्यों प्रेमघन का लग रहा है? हो सकता कि इन्होंने भी संपादन किया हो। एक बार आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है? आनंद कादम्बनी हमको प्रेमघन जहां तक याद आ रहा है, लेकिन हो सकता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी उसका संपादन किया हो। तो आनंद कादम्बनी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। विचार किनका? भागवती चरण वर्मा। समालोचक चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आपका सुदर्शन देवकी नंदन खत्री। कुछ भावों के विषय तो अमूर्त तक होने लगे, जैसे कीर्ति की लालसा। ऐसे भावों को ही बौद्ध दर्शन में अरूप राग कहते हैं। अरूप राग कहते हैं। यह अभिमत किस निबंध से लिखा गया है? कुछ भावों के विषय तो अमूर्त तक होने लगे, जैसे कीर्ति की लालसा। ऐसे भावों को ही बौद्ध दर्शन में अरूप राग कहते हैं। यह कथन यह कहाँ से लिया गया है? तो यह कविता क्या है? निबंध से लिया गया है। निम्नलिखित में से जयप्रकाश कर्दम का उपन्यास है। यह बहुत अच्छे, इनसे कभी मौका मिलेगा तो आप लोग मिलिएगा। हम जब इनसे मिले तो बहुत हमको अच्छा लगा। मतलब मैं उनकी जितनी सराहना करूं कम है। जयप्रकाश कर्दम सर बहुत सुलझे हुए इंसान है। निम्नलिखित में से जयप्रकाश कर्दम सर का उपन्यास है। इनका कौन सा है? तो छप्पर है। छप्पर 1994। मैं बताता हूँ। मैं स्वराज सिंह बेचैन सर के साथ बैठा हुआ था और कहीं से उनको फोन आया, तो वो फोन आया तो छोटा सा प्रसंग है। फोन आया तो वो बोले कि जयप्रकाश करदम सर का फोन आ रहा है। तो फिर वो बात के बोले कि जयप्रकाश सर करदम सर नीचे हैं, उनसे जाके मिलना है। तो हम लोग सब चले आए और हम लोग बैठे हुए थे और जयप्रकाश करदम सर वहीं सूप पी रहे थे और गए तो इनसे ये बात करने लगे। तो हम लोग नहीं पहचान पाए उनके कौन है। तो हम लोग गूगल पे सर्च कर रहे थे और समझिए एक बेंच है, ऐसा एक टेबल लगा हुआ, एक कुर्सी, दो कुर्सी, तीन कुर्सी, चार कुर्सी। यहाँ हम बैठे हुए हैं, जहाँ जयप्रकाश करदम सर बैठे हैं, यहाँ स्वराज सिंह बच्चन और मेरा एक दोस्त यहाँ बैठा हुआ। वो यही सर्च कर रहा है, ये बैठ के सर्च कर रहा है। और यहाँ स्वराज सिंह बच्चन सर बैठे हुए हैं और यहाँ हम बैठे हुए हैं। वो लड़का मेरे को दिखा रहा और हम एक बार सर को देख रहे हैं, एक बार मोबाइल देख रहे हैं। तो फिर पता चला कि जयप्रकाश इतना उस दिन, मतलब मैं कह नहीं सकता कि मैं उतना खुश हुआ और मुझे आश्चर्य लगा इतने से। फिर उनसे बहुत लंबा मेरी 2-3 घंटे बात हुई। बहुत अच्छे सर हैं। तो उनका और मैं छप्पर उपन्यास ही उनका खोज के निकाला था। तो छप्पर उपन्यास 1994 में उनका प्रकाशित हुआ था। सुधाकर अखबार के संपादक निम्नलिखित में से कौन है? सुधाकर अखबार के संपादक निम्नलिखित में से कौन है? सुधाकर अखबार के संपादक कौन है? तारामोहन मित्र हैं। तारामोहन मित्र इसका प्रकाशन कब से कर रहे थे? तो 1850 से। और यह कहाँ से निकलता था? तो यह काशी से निकलता था। और कैसा है? तो यह साप्ताहिक पत्रिका है।
जायसी में मृत्युबोध की त्रासद अंतर्दृष्टि है। जायसी में मृत्युबोध की त्रास अंतर्दृष्टि है। पद्मावत की प्रतिपाद पदावनी का क्षति होना नहीं। यह पंक्ति किस इतिहासकार का है? क्या कहा जा रहा है? जयसी में मृत्युबोध की त्रासद अंतर्दृष्टि है। पदभावत पद्मावत लिखना था लेकिन पदभावत हो गया। पद्मावत का प्रतिपाद पद्मनी की सती होना नहीं। यह पंक्ति किस इतिहासकार का है? तो यह बच्चन सिंह का है। सर्वदमन किस उपन्यास का पात्र है? सर्वदमन किस उपन्यास का पात्र है? यह आपको बताना है। किनका है? तो सर्वदमन आपका राग दरबारी उपन्यास का पात्र है। इनका राग दरबारी उपन्यास श्रीलाल शुक्ल का 1968 में प्रकाशित हुआ था और 1969 में इसे इसी रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अर्थवान कंठोदगीर्ण ध्वनि समष्टि की भाषा है। यह उपयुक्त परिभाषा किस विद्वान ने दी? अर्थवान कंठोदगीर्ण ध्वनि समष्टि की भाषा। यह भाषा की उपयुक्त परिभाषा किस विद्वान ने दी है? किन्होंने दिया है? तो सुकुमार सेन ने दिया है। आपके एक तरफ काव्य सिद्धांत, दूसरा तरफ दार्शनिक मत दिया हुआ, वह आपको मिलान करना। एक तरफ काव्य सिद्धांत, दूसरा तरफ दार्शनिक मत दिए हुआ, आपको मिलान करना है। उत्पत्तिवाद का क्या है? मीमांसा दर्शन। उत्पत्तिवाद का मीमांसा दर्शन। अनुमितिवाद का न्याय दर्शन। अनुमितिवाद का न्याय दर्शन। भुक्तिवाद का सांख्य दर्शन। भुक्तिवाद का सांख्य दर्शन। अभिव्यक्तिवाद का शैव दर्शन। अभिव्यक्तिवाद का शैव दर्शन। ऑप्शन नंबर कौन? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। सरोजनी नायडू और मैथिली शरण गुप्त से लेकर अपने कनिष्ठ कथाकार फणीश्वरनाथ रेणु तक 12 लेखक बंधुओं के संस्मरण को अज्ञे ने अपने किस संस्मरण में संकलित किया है? सरोजनी नायडू और मैथिली शरण गुप्त से लेकर अपने कनिष्ठ कथाकार फणीश्वरनाथ रेणु तक 12 लेखक बंधुओं का संस्मरण 12 लेखक बंधुओं का संस्करण को अज्ञे ने अपने किस संस्मरण में संकलित किया है? किसमें किया है? तो स्मृति लेखा में क्या? स्मृति लेखा में क्या? स्मृति लेखा का प्रकाशन कब हुआ था? तो इसका प्रकाशन 1986 में हुआ था। कब हुआ था? 1986 में अज्ञे के द्वारा इसका संपादन किया गया था। सूची 1 में आपका कुछ पंक्तियां दिए हुए हैं, सूची 2 में उसके निबंध दिए हुए हैं। एक तरफ निबंध की पंक्तियां, दूसरा तरफ निबंध दिया हुआ, दोनों का आपको मिलान करना है। अशोक का फूल। अशोक के फूल केवल एक फूल की कहानी नहीं, भारतीय संस्कृति का एक अध्याय है। यह बात कहाँ? संस्कृति और सौंदर्य में है। क्या अशोक के फूल केवल एक फूल की कहानी नहीं, भारतीय संस्कृति का एक अध्याय है। दूसरा है आपका आत्म जागरण बनाम राष्ट्र जागरण। गीत की प्रथम कड़ी का भाव प्रभाव दोनों ओर है। आत्म जागरण बनाम राष्ट्र जागरण। गीत की प्रथम कड़ी और भाव प्रभाव दोनों ओर है। यह किसमें? उठ जाग मुसाफिर का यह किनका? उठ जाग मुसाफिर का कथन है। हे रति हे रित आशिकों की तन मन निशार। क्या कहा जा रहा है? हे रित आशिकों की तन मन निशार करना, रोना सितम ढाना और उनको प्यार करना। हे रित आशिकों की तन मन निशार करना, रोना सितम उठाना और उनको प्यार करना। यह बात किसमें लिखा गया है? तो मजदूरी और प्रेम का। यह है मजदूरी और प्रेम का।
किस ओर राम मुड़े होंगे, किस ओर राम मुड़े होंगे बारिश से बचने के लिए, किस ओर बता दो सखी। किस ओर राम मुड़े होंगे, किस ओर राम मुड़े होंगे बारिश से बचने के लिए, किस ओर बता दो सखी। या किनका, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। 32 का क्या सही जवाब, ऑप्शन नंबर आपका डी इसका सही जवाब है। साधारणीकरण के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। साधारणीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। अब देखिए, सबसे पहले साधारणीकरण क्या होता है, इस बात को आप छोटी सी पंक्ति में समझिए। आपका विचार और सर्वस्व का विचार, जब दोनों का विचार एक हो जाए, तो यही जो विचार हमारा, जो सर्वस्व, हमारा व्यक्तिगत विचार सर्वस्व विचार हो गया, यही साधारणीकरण है। तो इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब, इसमें असत्य पूछा गया तो आपका डी और ई असत्य है, बाकी सब सत्य है। डी और ई असत्य, बाकी सब सत्य। देखिए क्या कहता है, किसी असाधारण पदार्थ का साधारण रूप में ग्रहित होना साधारणीकरण व्यापक कहलाता है। काव्य नाटक में काव्य नाटक में साधारणीकरण विभाव आदि के सम्मिश्रण क्रियाकलाप की समस्त घटनाएं चक्र का होता है। साधारणीकरण व्यापार द्वारा सहृदय अपने समस्त पूर्वाग्रह से विमुक्त हो जाता है, समस्त पूर्वाग्रह से विमुक्त हो जाता है। तो साधारणीकरण के संदर्भ में ये बी सी तीनों कथन सत्य, बाकी डी और ई गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी सही जवाब है, क्योंकि यहाँ असत्य कथन पूछा गया है। काव्य उस पदार्थ को कहते हैं जो दोष रहित हो तथा जिसमें गुण नित्य रूप से और अलंकार अनित्य रूप से विद्यमान हो। उपर्युक्त काव्य लक्षण किस आचार्य ने दिया है। काव्य उस काव्य उस शब्दार्थ को कहते हैं जो दोष रहित और तथा जिसमें गुण नित्य रूप से और अलंकार अनित्य रूप से विद्यमान हो। यह किनका है, तो आचार्य वामन का है। यह किनका कथन है, तो आचार्य वामन का है। जबकि शब्दार्थो सहितो काव्यम किनका, वह शब्दार्थो सहितो काव्यम भामा का है। काव्य दोषो गुण अलंकार संस्कृतियों काव्य 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 शब्दों गुण अलंकार संस्कृतियों किनका, यह वामन का, यह वामन का कथन है। तद दोषो शब्दार्थो सगुण अलंकार पुनः क्वापि, तद दोषो शब्दार्थो सगुण अलंकृति पुनः क्वापि किनका, यह मम्मट का कथन है। और दंडिका नून शब्दार्थो काव्यम, यह किनका, दंडिका नून शब्दार्थो काव्यम दंडी का है। दोष रहित अरु गुण सहित कछुक अल्प अलंकार शब्द अर्थ सो कवित है, ताको करो विचार। यह काव्य लक्षण किस आचार्य का है। क्या कहा जा रहा है कि हाँ, दोष रहित अरु गुण सहित कछुक अल्प अलंकार शब्द अर्थ सो कवित तक है, ताको करो विचार। यह किनका है, तो यह कुलपति मिश्र का कथन है। यह किनका, कुलपति मिश्र का है। निम्नलिखित में से कौन सा निबंध विवेकी राय का नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा निबंध विवेकी राय का नहीं है, वह आपको बताना है। गांव का मन 1985 में लिखा गया, गांव का मन 1985 में, यह किनका है, तो यह है विद्यानिवास मिश्र का। यह किनका निबंध है, तो विद्यानिवास मिश्र का। जबकि गांव की दुनिया, नया नया गांव का नाम, गवई गंध गुलाब, यह विवेकी राय का निबंध है। जम सतयुग थापन करन नासन मलेच्छ आचार, कठिन धार तलवार कर कृष्ण कल की अवतार। यह मंगलाचरण किस नाटक का है। जम सतयुग थापन करन नाशन मलेच्छ आचार, कठिन धार तलवार कर कृष्ण कलिक अवतार। यह किनका है, तो यह भारत दुर्दशा नाटक का यह मंगलाचरण है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। 38 नंबर का आप लोग जवाब दें।
अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध के सामने कौन कौन सा कथन कथन सत्य है? ए, बी और ई। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। ऋषिकेश उपनाम से ब्रज भाषा की रचना की थी। ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास की रचना की थी। रुक्मणी परिचय नाटक की 1894 में रचना की थी। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। बाकी आपका सीओडी क्या है? सीओडी गलत है। आषाढ़ का एक दिन नाटक में कौन सा कथन मल्लिका द्वारा नहीं कहा गया? यानी कि मल्लिका का कथन आपको इसमें अगर पता चल जाएगा तो बाकी आपको पता चलेगा कौन सा कथन मल्लिका का नहीं है। ए, सी, ई मल्लिका का कथन नहीं है। देखिए एक इस सौंदर्य के सामने जीवन, इस सौंदर्य, हाँ, इस सौंदर्य के सामने जीवन की सब सुविधाएं हैं। यह बात कौन कहती है? यह प्रियंक मंजूरी कहती हैं। प्रियंक मंजूरी। हमारा सौभाग्य होगा कि आप कुछ दिन इस प्रदेश में रह जाएं। यह बात कौन कहती है? यह बात मल्लिका कहती है। मैंने सुना है विश्वास नहीं होता परंतु होता भी है। क्या कहता? मैंने सुना है विश्वास नहीं होता परंतु होता भी है। यह बात कौन कहता है? यह बात मातुल कहता है। यह कथन किनका है? यह कथन मातुल का है। नहीं, यह सत्य नहीं हो सकता, मेरा हृदय इसे स्वीकार नहीं करता है। यह कथन किनका? मल्लिका का है। थक गया था, अब भी थका हूं, परंतु वर्षा ने थकान कम कर दी। यह कथन किनका? यह कथन कालिदास का। यह कथन किनका? कालिदास का। इस बात को आप लोग याद रखें। यानी कि 39 का ऑप्शन नंबर आपका सी सही जवाब। 39 का ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। आज्ञे ने किस कहानी के व्यक्तित्व को नैसर्गिक नहीं अर्जित व्यक्तित्व का उदाहरण माना? आज्ञे ने किस कहानीकार के व्यक्तित्व को नैसर्गिक नहीं अर्जित व्यक्तित्व का उदाहरण माना? या किसके संदर्भ में कहा गया? आप लोग फटाफट कमेंट करके बताएं। या किनके संदर्भ में? जैनेन्द्र के संदर्भ में कहा गया है। कविता क्या है? निबंध को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निम्नलिखित उपशीर्षकों में विभाजित किया है। इन उपशीर्षकों का इनमें से कौन कौन सा उपशीर्षक है? तो ऑप्शन नंबर आपका आ, डी सही है। क्या कैसे कैसे? सबसे पहले सभ्यता के आवरण की कविता, सभ्यता के आवरण की कविता। दूसरा है मार्मिक तथ्य। तीसरा है काव्य में व्यवहार। और चौथा है आपका भावना या कल्पना। और पांचवा आपका अंतिम है कविता पर अत्याचार। कविता पर अत्याचार ऐसे करके क्रम में सजाया हुआ है। यह कविता क्या है? निबंध चिंतामणि भाग 1 में संकलित है। भाग 1 का प्रकाशन 1939 आप लोग देखते होंगे, लेकिन यह विचार विथि के नाम से 1930 में प्रकाशित हो चुका था। विचार विथि के नाम से कब? 1930 में प्रकाशित हो चुका था। और भाग एक में कुल कितने निबंध है? भाग 1 में कुल 17 निबंध है। कुल कितने निबंध है? कुल 17 निबंध हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। सफलता और चरितार्थ में अंतर है। मनुष्य मरना स्रोतों के संचयन से बाह्य उपकरणों के बहुमूल्य से उस वस्तु को पा भी सकता है जिसे उसने बड़े आडंबर के साथ सफलता का नाम दे रखा है। यह उपपंक्तियां किस निबंध से ली गई है? तो किससे ली गई है? नाखून क्यों बढ़ता है, यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। यह कल्पलता में संकलित है। यह कहाँ संकलित है? कल्प कल्पलता में संकलित है। या 1951 में। कल्पलता का प्रकाशन कब हुआ था? 1951 में। निम्नलिखित में से खरोष्ठी लिपि की विशेषताएं नहीं है। तो खरोष्ठी लिपि की विशेषताएं कौन नहीं है? बी और सी खरोष्ठी लिपि की विशेषताएं नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही जवाब है। जबकि खरोष्ठी दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। बिल्कुल, खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। खरोष्ठी में संयुक्ताक्षर लिखने की सुविधा नहीं है। बिल्कुल नहीं है। खरोष्ठी में स्वरों तथा मात्राओं में ह्रस्व और दीर्घ का भेद नहीं है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। आपको पूछा जाएगा इसमें कुल कितने वर्ण है? तो इसमें 30 नहीं
खरोष्ठी लिपि में इसमें इसमें 37 वर्ण हैं। कुल कितने वर्ण हैं? इसमें 37 वर्णों की संख्या कितनी है? 37 है। दूसरा, खरोष्ठी लिपि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आज संस्कृति के 4 अध्याय से संबंधित नहीं है? तो कौन कौन नहीं है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। बी, डी, ई। बी, डी और ई। जबकि राजनीति के धरातल पर परस्पर बटे हुए लोग धर्म के धरातल पर एक होने लगे। क्या राजनीति के धरातल परस्पर बटे हुए लोग धर्म के धरातल पर एक होने लगे? सूफियों और कलंदरों के प्रभाव से भारत में इस्लाम का रूप बदल गया। यह आपका दोनों कथन सत्य है, बाकी कथन गलत है। संस्कृति के 4 अध्याय का प्रकाशन 1956 में होता है। कब होता? 1956 में हुआ था। और यह कुल 4 अध्याय में विभक्त है। कुल कितने अध्याय में? कुल 4 अध्याय विभक्त है। पहला अध्याय में कितने प्रकरण है? पहला अध्याय में आपका 3 प्रकरण है। पहला अध्याय में कुल कितने प्रकरण है? पहला अध्याय में आपका 3 प्रकरण है। दूसरे अध्याय में 7 प्रकरण है। दूसरे अध्याय में कितने प्रकरण है? 7 प्रकरण है। तीसरे अध्याय में 12 प्रकरण है। तीसरे अध्याय में कितने प्रकरण है? 12 प्रकरण है। और चौथे अध्याय में कितने हैं? तो चौथे अध्याय में 17 प्रकरण है। चौथे अध्याय में 17 प्रकरण है। कुल अगर प्रकरणों को मिला जाए तो 39 प्रकरण ठहरते हैं। कितने? 39 प्रकरण ठहरते हैं। इस पुस्तक को लिखने का प्रस्ताव नेहरू ने उन्हें दिया था। राजनीति में कहा है, राजा सुख भोगहि सदा मंत्री करहि सम्हार, राजकाज बगैर छू राजकाज बगैर कछु तो मंत्री सिर भार। परीक्षा गुरु में यह कथन परीक्षा गुरु उपन्यास में यह किसका कथन है? तो किनका? पुरुषोत्तम दास का। पुरुषोत्तम दास का है। परीक्षा गुरु उपन्यास 1882 में प्रकाशित हुआ था। अंग्रेजी ढंग का पहला उपन्यास इसे माना गया और हिंदी का प्रथम उपन्यास भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं। इसमें कुल 41 प्रकरणों में यह विभक्त है। जैनेन्द्र की सृजन प्रक्रिया में नैतिक विशिष्टता और अज्ञ में वैयक्तिक विशिष्टता के बावजूद कहीं-कहीं उसके सामान्यीकरण के अंतर्द्वंद का भी आभास मिलता है, जहां पात्र और परिस्थितियां स्वयं प्रमुख हो उठती है। यह कथन किस आलोचक का है? यह कथन किस कथा आलोचक का है? तो यह कथन कमलेश्वर कथा आलोचक का है। खड़ी बोली गद्य के विकास से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार बाद से पहले के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्या बोला जाए? खड़ी बोली गद्य के विकास से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार बाद से पहले के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब है। सबसे पहले ए, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब? 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई है। कब हुई है? फोर्ट लल्लू लाल द्वारा प्रेम सागर की रचना। दूसरा है लल्लू लाल द्वारा, ए के बाद डी, लल्लू लाल द्वारा प्रेम सागर की रचना। तीसरा, हिंदी के पहले समाचार पत्र जो 1830 मई 1826 में काशी से निकलता था, जिसके संपादक जुगल किशोर कानपुर के निवासी थे। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड का प्रकाशन। उसके बाद है आपका आगरा स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना। आगरा आगरा बुक सोसाइटी आगरा आगरा में स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना। आगरा में स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना। उसके बाद है आपका पचमा पचमा है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद द्वारा बनारस अखबार का प्रकाशन। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के काव्य संग्रहों को प्रकाशन वर्ष के आधार पर व्यवस्थित कीजिए।
ऑप्शन नंबर इसका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के काव्य संग्रहों को प्रकाशन वर्ष के आधार पर व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। AEDC B गीतिका 1936, अर्चना 1950, कुकुरमुत्ता 1942, गीत गुंज 1954, अनिमा 1943। राय मलपांडे कृत हनुमत चरित्र का रचना वर्ष क्या है? तो क्या है? संवत 1696। अगर ईस्वी में देखें तो 1639 ठहरता है, 1639 ईस्वी ठहरता है। सूची 1 और सूची 2 का आपको मिलान करना, एक तरफ रचना दूसरा तरफ नरचनाकार का नाम दिया हुआ। निर्वासन, निर्वासन किनका? अखिलेश का है। निर्वासन किनका है? अखिलेश का। ए का 2 देखिए, ए का 2 यहाँ है, ए का 2 यहाँ है। निर, निर्वासन का किनका है? अखिलेश का है। नगर नागरी सभ्यता राकेश मिश्रा का, राकेश मिश्र का है। नागरी सभ्यता किनका है? राकेश मिश्र का है। बी का ए देखिए सिर्फ यहाँ है तो ये कट गया, उसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो गया। काल मृग की पीठ पर जितेंद्र श्रीवास्तव, काल मृग की पीठ पर जितेंद्र श्रीवास्तव, अगम बहे दरियाव, दरियाव किनका है? शिव मूर्ति का है। ठीक है, हम लोग अगले दिन से प्रश्न संख्या 51 से देखेंगे। तब तक के लिए आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा और अपने माता पिता का सेवा करते रहिए। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। जय हिंद।